हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बात कर रहे थे। मनु का हम अध्ययन कर चुके हैं। मनु का पूरा जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के बारे में बात करेंगे आज हम। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा गया। उनको विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता था। अध्याय के प्रत्येक आरंभ में और अंत में ग्रंथ में लेखक के रूप में कौटिल्य के नाम का उल्लेख है और ग्रंथ के अंत में विष्णुगुप्त कहा गया है। उनके ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो नाम से आज के संदर्भ में समझ में आता है कि ये कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब होगी, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिक विचार जो हैं इसमें वही ज़्यादा हैं। कौटिल्य के काल के विषय में एक मत नहीं है। जो भी विद्वान इनके काल की बात करते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं इनको 300 वर्ष ईसा पूर्व का, कुछ कौटिल्य का काल मानते हैं 400 से 300 वर्ष ईसा पूर्व। इनके जन्म स्थान के बारे में भी एक मतता नहीं है। उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन किया और बाद में वहीं उन्होंने पढ़ाया। यहीं पर शिष्य के रूप में उनका परिचय चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त आचार्य की विद्वता से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने आचार्य कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित हुए। ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मगध में उस समय नंद वंश के महानंद का राज्य था और ये क्लियर नहीं होता कि कौटिल्य ने मगध की तरफ प्रस्थान अपने ज्ञान को प्रसार करने के लिए किया या चंद्रगुप्त ने आचार्य को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। एक इसके बारे में ये जो कहा जाता है कि कौटिल्य का किस तरीके से उनका पूरा वो रहा कि कैसे उन्होंने रचना की, कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, कि महानंद का जो महामंत्री षटकार महानंद था उससे किसी कारण से रुष्ट थे और वो किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो कि नंदवंश का नाश कर सके। उसी समय षटकार की भेंट मगध में घूम रहे कौटिल्य से हुई। षटकार को कौटिल्य का जो दृढ़ निश्चय था, उनकी विद्वता थी, उनके जो ज्ञान था, उसके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो थे उनके ज्ञान के, उससे उनको ये आभास हो गया कि ये क्रोधी ब्राह्मण यदि नंदवंश के नाश का बीड़ा उठा ले तो नंदवंश का अंत जो है वो ज़रूर हो जाएगा। तो षटकार को राजा ने किसी समारोह के लिए कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का काम सौंपा था। तो षटकार ने राजा की तरफ से कौटिल्य को उस समारोह के लिए आमंत्रित कर लिया और उस समारोह में कौटिल्य के लिए एक ऊंचे आसन की व्यवस्था की। तो ब्राह्मणों के दर्शन के लिए उपस्थित होने पर राजा की दृष्टि जो है, राजा महानंद की दृष्टि सांवले मतलब रंग रूप में सांवले कौटिल्य के ऊपर पड़ी और राजा ने क्रुद्ध होकर के ये कहा कि ये चांडाल यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। कौटिल्य को ये बहुत अपमानजनक लगी ये बात और उन्होंने आसन से उठकर सभा में ही अपनी चोटी खोल करके ये प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपनी शिखा यानी कि चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि इस नंद वंश को समूल यानी कि पूरा नष्ट न कर दूं। तो इस प्रकार से उन्होंने नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट के पद पर बिठाया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से अपने राज्य को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शासन भी किया और अपनी सीमाओं में विस्तार भी किया। कौटिल्य के चिंतन को इस तथ्य ने भी प्रभावित किया उस समय पर जो उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र में, जो भी उनके विचार दिखाई देते हैं कि उस समय पर सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका था और भारतीय राजा किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर के अभाव में सिकंदर के आक्रमण को बहुत ढंग से, बहुत प्रभावी तरीके से उसका प्रतिकार नहीं कर पाए थे। तो कौटिल्य ने ये बिल्कुल एक्सपीरियंस उनका ये कहता था कि भारी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करने के लिए राजा का और राज्य का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अनुभव, जो भी उनका ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के संकटों से राज्य की सुरक्षा को अपने चिंतन में, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सर्वोच्च महत्व प्रदान किया। तो अब इसके ग्रंथ में जो अर्थशास्त्र जो इनका ग्रंथ था उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारतीय जो हमारी चिंतन परंपरा है उसका एक प्रतिनिधि ग्रंथ जो है माना गया।
भारतीय चिंतन परंपरा जिसमें कि स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान भी है, मनुष्य के जीवन के नियमन की भी बात करते हैं कौटिल्य, मानवीय आचरण की भी बात करते हैं, मानवीय आचरण पर, राजा शासन पर समुचित प्रकार के नियंत्रण की भी बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मैंने जैसे कि शुरू में बताया, अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति का जो लौकिक आचरण है और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ हैं वो सम्मिलित हैं। उन्होंने मानवीय वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी, यानी कि उन्होंने मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ की परिधि में, अर्थ के एरिया में इंक्लूड किया है। तो इससे ये स्पष्टतः प्रूव होता है कि अर्थशास्त्र राज्य की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित है। इस ग्रंथ में टोटल 15 अधिकरण हैं। अधिकरण से यहाँ तात्पर्य है चैप्टर्स। तो टोटल 15 अधिकरण जो है वो लिखे हैं कौटिल्य ने। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि किस अंग में, किस अधिकरण में, यानी कि किस चैप्टर में क्या कुछ कौटिल्य ने इंक्लूड किया है। पहले अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याएं, ज्ञान की शाखाएं हैं। दूसरे अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभाग और संगठन और उनके पदाधिकारियों का वर्णन है। तीसरे और चौथे अधिकरण में राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन किया गया है। पांचवें अधिकरण में राज्य की कर्मचारियों के अनुशासन, उनके अधिकार और उनके जो दायित्व हैं उसका वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण में राज्य की 7 प्रकृतियां और जो राज्य के अंग हैं उनका विस्तार से विवेचन किया गया है। 8वें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय और सेना संबंधी जितना भी पूरा उनका सिस्टम होता था उस टाइम पर उसको दर्शाया गया है। 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों से, विभिन्न संकट और समस्याओं से राज्य के बचाव की जो नीति है वो और तात्कालिक उपायों के बारे में कौटिल्य ने समझाया है। 10वें अधिकरण में युद्ध नीति की बात की है कौटिल्य ने। 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में शत्रु के नाश, उसको वश में करने के उपाय, विजेता के द्वारा विजित राष्ट्र पर जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उसकी बात की है। 12वें और 13वें अधिकरण में विशेष परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधी जो उपाय हैं उनका विवेचन करते हैं कौटिल्य। 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियाँ, मंत्र इत्यादि का वर्णन किया है। और लास्ट में 15वें अधिकरण में ये एक तरीके से कंक्लूसिव हम इसको मान सकते हैं कि विभिन्न प्रसंगों में ग्रंथ में जो विचार प्रतिपादित किए हैं कौटिल्य ने उनके सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऐसे ये हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि ग्रंथ में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को अधिकरण का नाम दिया है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में। तो इसका पढ़ते समय और इसके आंसर लिखते समय अधिकरण शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मनु, कौटिल्य और शुक्र, इसको पढ़ते समय शब्दावली थोड़ी सी आपको भिन्न नज़र आएगी, शब्दावली अलग होगी। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आज के हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनसे बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। लेकिन इन 3 विचारकों का अध्ययन करते समय, इन 3 विचारकों के बारे में लिखते समय वही शब्दावली हमें प्रयोग करनी पड़ेगी जो कि इन विचारकों के द्वारा प्रयोग की गई है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू।